जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत के जेट इंजन प्रोग्राम ने पकड़ी रफ्तार। 2028 तक डिलीवर होंगे इंडियन एयरफोर्स को नए सुखोई Su-30 MKI। टेरिटोरियल आर्मी में इंडक्ट किए जाएंगे AI और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक्सपर्ट। और यूके की स्पेशल फोर्स के बोर्ड के कैमरे चीन को भेज रहे थे डेटा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक HAL ने अपनी नासिक फैसिलिटी में सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स के प्रोडक्शन को रिवाइव किया है और जिसके तहत जो 12 सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट HAL को मिला था, तो ये 12 नए सुखोई Su-30 MKI 2029 तक डिलीवर किए जाएंगे। और वर्तमान योजनाओं के मुताबिक जो पहला नया सुखोई Su-30 MKI है वो 2027-28 तक डिलीवर होगा और इन 12 सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स की मैन्युफैक्चरिंग में 50% से अधिक का स्वदेशी कंटेंट इस्तेमाल किया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिसंबर 2024 में HAL को 12 एडिशनल सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स को बनाने का ऑर्डर प्राप्त हुआ था और ये 12 सुखोई उन सुखोई फाइटर्स की जगह लेंगे जो कि एक्सीडेंट्स में हमने खोए हैं। और इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू थी लगभग 13,500 करोड़ रुपीस। और स्पष्ट कर दें कि 12 नए सुखोई सुपर सुखोई नहीं होने वाले। सुपर सुखोई एक अलग ही प्रोग्राम है जिसमें इंडियन एयरफोर्स के सभी सुखोई फाइटर्स को ही अपग्रेड किया जाना है, जो कि एक अलग से 60,000 करोड़ रुपीस की कीमत वाली योजना है। और सुपर सुखोई वाले प्रोग्राम को भी इसी फैसिलिटी में एग्जीक्यूट किया जा सकता है और ये मेनली 2 फेसेस में होगा। पहले फेस में Su-30 MKI में नए एवियोनिक्स और रडार्स को इंटीग्रेट किया जाएगा जो कि स्वदेशी होगी और दूसरे फेस में फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स पर फोकस होगा। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान के ISI द्वारा स्पॉन्सर्ड बब्बर खालसा इंटरनेशनल टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया है और इनके की ऑपरेटिव्स को भी गिरफ्तार किया है और इसके अलावा इनसे हैंड ग्रेनेड भी रिकवर किए गए। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि पार्लियामेंट्री पैनल ने जम्मू कश्मीर के सभी प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के लिए सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग फैसिलिटीज के साथ एक इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस फ्रेमवर्क बनाने की सिफारिश की है। और ये सुझाव विशेष रूप से पहलगाम हमले के बाद दिए गए थे ताकि सुरक्षा से जुड़ी किसी भी घटना पर तालमेल के साथ और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए हर पीक टूरिस्ट सीजन से पहले अलग अलग एजेंसियों के बीच काम करने के स्पष्ट और तय किए गए तरीके तय किए जाए और उनकी समीक्षा भी की जाए। और जैसे कि पिछले अपडेट में हमने आपको कावेरी 2.0 जेट इंजन का अपडेट दिया था और ये भी बताया था कि तेजस मार्क 1 की मिड लाइफ अपग्रेड के दौरान इस इंजन को उसमें इंटीग्रेट भी किया जा सकता है। तो अब इसी पर बिजनेस टुडे की तरफ से भी एक अपडेट देखने को मिला है और जिसमें इस बात को स्पष्ट किया गया कि इस योजना के तहत जो DRDO है वो कावेरी 2.0 के लिए एक बिल्कुल नए कोर को डिजाइन कर रही है। और ये जो कावेरी 2.0 है ये 55 किलो न्यूटन से 60 किलो न्यूटन तक का ड्राई थ्रस्ट और फिर 90 किलो न्यूटन से 100 किलो न्यूटन तक आफ्टर बर्नर के साथ ये मैक्सिमम वेट थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा और परफॉर्मेंस के मामले में US के F404 इंजन को मैच करेगा जो कि फिलहाल अभी तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1A को पावर दे रहे हैं। और इंजन कोर को कम्प्लीटली रीबिल्ड करने के लिए जो GTRE है वो हाई प्रेशर कंप्रेशर के रीडिज़ाइन पर हैवीली फोकस कर रही है ताकि प्रेशर रेशियोज और फ्यूल एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज किया जा सके। और फिर उम्मीद है कि 2030 तक US के F404 जेट इंजन की मिड लाइफ रिप्लेसमेंट साइकिल के दौरान ये कावेरी 2.0 तैयार हो जाए उसको रिप्लेस करने के लिए। और स्पष्ट कर दे कि स्वदेशी जेट इंजन के मामले में जो GTRE है वो विशेष रूप से 2 तरह की स्ट्रेटेजी चला रही है, जिसमें से एक तो ये कावेरी 2.0 वाला प्रोग्राम है और दूसरा है उनका एडवांस्ड हाई थ्रस्ट क्लास इंजन वाला प्रोग्राम, जिसमें फ्रेंच फर्म सैफरन के कोलैबोरेशन के साथ एमका को ध्यान में रखते हुए बेहद ही पावरफुल जेट इंजन को विकसित किया जा रहा है जो कि 120 किलो न्यूटन से 140 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक टेरिटोरियल आर्मी AI और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के साथ अपनी भूमिका को एक्सपेंड करने पर काम कर रही है और इस इनिशिएटिव के तहत कुछ टेक्निकल टैलेंट्स को टेरिटोरियल आर्मी में शामिल किया जाएगा। और इस तरह के टैलेंट को शामिल करने के लिए डायरेक्ट इंडक्शन से लेकर ऑनररी कमीशंस ये सभी प्लान किए गए हैं। और एक इनोवेशन सेल ऑलरेडी ऑपरेशनल है जो कि हैकेथॉन्स और इंटर्नशिप्स को कंडक्ट करती रहती है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस को सूचित किया है कि भारतीय सेना भविष्य के हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए अपनी तैयारियों को मजबूत कर रही है। वहीं भारतीय वायुसेना भी एडवांस्ड प्लेटफॉर्म्स और कैपेबिलिटीज के इंडक्शन के साथ प्रोग्रेस कर रही है। और भारत की फोर्सेस ने कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटीज के साथ उभरते हुए नॉन काइनेटिक डोमेन्स को इंटीग्रेट करके हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए अपनी तैयारियों को बढ़ाया है। बाकी इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड फोर्सेस, आर्टिलरी, एविएशन एसेट्स, इन सभी का मॉडर्नाइजेशन ऑलरेडी चल रहा है जो कि उनकी रिस्पॉन्सिवनेस को इंप्रूव करेगी और अलग अलग टेरेन में उनकी लेथेलिटी को बढ़ाएगी। और ये भी कहा गया कि ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए जो इंडियन आर्मी है वो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को भी इंडक्ट कर रही है। बाकी एक अपडेट ये सामने आया है जिसमें ऑफिशियल्स की तरफ से कंफर्म किया गया है कि इस बार इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस पर रेड फोर्ट पर पहली बार वंदे मातरम प्ले किया जाएगा। और जबकि भारत के अपकमिंग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रशियन कॉस्मोनॉट्स द्वारा
स्पेस से भारत को बधाई भी भेजी गई है। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द टेलीग्राफ की तरफ से इस बात का खुलासा किया गया कि यूके रॉयल नेवी और रॉयल मरीन्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जो K3 स्काउट नाम की अनमैन्ड सरफेस वेसल्स हैं, जो कि वो मेनली सर्विलियंस और अदर मिशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एक फ्लीट के तौर पर इन ड्रोन बोट्स की जो कीमत है वो रफली 12 मिलियन यूरोज है, जो कि इस वर्ष की शुरुआत से ही ऑपरेशनल यूज़ में एंटर हुई थी। लेकिन सिक्योरिटी चेक के दौरान ये पाया गया कि इस अनमैन्ड बोट में जो कैमरास फिट किए गए, जिनकी मदद से वो यूके सर्विलेंस कर रही है, तो उन कैमराज में कुछ चाइनीज़ ओरिजिन के कंपोनेंट्स हैं और उन कैमरा सिस्टम्स को एक IP एड्रेस के साथ हार्ट बीट कम्युनिकेशन करते हुए पाया गया और वो IP एड्रेस चीन का है। आसान सी भाषा में समझा जाए तो उसका मतलब ये है कि वो जो डिवाइस है वो समय समय पर चीन वाले IP एड्रेस को बता रहा है कि मैं ऑनलाइन हूँ और फंक्शन कर रहा हूँ। बाकी किसी भी पोटेंशियल वल्नरेबिलिटी को एलिमिनेट करने के लिए यूके के रक्षा मंत्रालय ने कैमरास की इंटरनेट कनेक्टिविटी को हटा दी है, और यूके के रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि ऐसे कोई एविडेंस नहीं है जो बताते हों कि कोई सेंसिटिव मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में चीन को लीक हुई है। लेकिन फिर भी जो चाइनीज़ ओरिजिन के कैमरा कंपोनेंट्स हैं, ये जिस तरह से चाइना के IP एड्रेस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसे एक सीरियस साइबर सिक्योरिटी और सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी की तरह देखा जा रहा है। पर फिलहाल अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी चीन तक पहुंची है, विशेष रूप से वो सारी सर्विलेंस फुटेज जो कि इस कैमरा का इस्तेमाल करके रॉयल नेवी ने इकट्ठा करी होंगी। लेकिन इससे एक बार फिर से सप्लाई चेन वाला इशू भी निकल के सामने आया है कि अगर यूके की पूरी बोट ही यूके में ही डिज़ाइन हुई है, लेकिन फिर भी जो कंपोनेंट्स हैं जैसे कि कैमरा, चिप, फर्मवेयर, कम्युनिकेशन मॉड्यूल, तो ये अपने साथ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को लाने का पोटेंशियल रखते हैं। और जैसे कि हमने आपको कहा कि ये जो बोट्स हैं, इनका इस्तेमाल रॉयल नेवी की एलिट स्पेशल फोर्सेस भी करती है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन 10 से 13 अगस्त तक मॉरिशस की 4 दिन के ऑफिशियल विजिट पर रहेंगे, और जिसमें दोनों देशों के बायलैटरल मैरीटाइम कोऑपरेशन को मजबूत करने से लेकर मॉरिशस के साथ डिफेंस टाइज को और भी मजबूत करने पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि जो मॉरिशस है वो इंडियन ओशन रीजन में भारत के सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर्स में से एक है। और जबकि आज 10 अगस्त से कोची में सदर्न नेवल कमांड में भारत और अमेरिका की नेवीज ने एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज की शुरुआत करी है, और ये जो एक्सरसाइज है 14 अगस्त तक जारी रहेगी। और इस दौरान दोनों देशों की नेवीज के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को इन्हेंस करने, ऑपरेशनल एक्सपर्टीज और प्रोफेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाने, तो इन सब के लिए क्रॉस ट्रेनिंग, इक्विपमेंट डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, ये सभी कंडक्ट किए जाएंगे। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2024 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हवलदार दीपक कुमार यादव और लांस नायक प्रवीण शर्मा वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1995 में कुपवाड़ा में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक परशाराम जाट ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1996 में 3 असम राइफल्स के नायक गोविंद सिंह और 1943 में 4 असम राइफल्स के राइफलमैन मैतीलाल थापा और राइफलमैन जयबीर थापा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि उत्तम AESA रडार को DRDO के किस लैब ने विकसित किया है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।